देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम हेलो इंडिया। और हेलो इंडिया में बात सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी अहम खबर की करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। सीबीआई स्वर्ण पदक पाने वालों के लिए समारोह का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और पीएम मोदी अधिकारियों को पदक भी इस दौरान प्रदान करेंगे। बता दें कि 6 अप्रैल को पीएम मोदी सांसदों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी साझा की है। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों को स्वर्ण पदक पाने वालों के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों को पदक प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन करेंगे और वो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष को चिन्हित करते हुए एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को संसद में पार्टी सांसदों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 6 अप्रैल को संसद में मौजूद रहने को कहा है। पिछले साल भी बीजेपी ने संसद में अपने सांसदों के लिए इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया था। ये दिन बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस का प्रतीक है और पार्टी ने बूथ स्तर से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगले आम चुनाव से पहले हमारे पास 1 साल के करीब है और बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने की दहलीज पर है और हमारे सबसे बड़े नेता का संबोधन एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा और प्रेरणा देगा। तो 3 अप्रैल को पीएम मोदी सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे, यानी कि आज आपको बता दें कि पीएम मोदी दोपहर 12 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय यानी सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों के लिए समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। जी हां, रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा जो थी वहां पर भड़क गई थी और बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। पश्चिम बंगाल के हुगली में आगजनी और हिंसा एक बार फिर से देखने को मिली है। दरअसल हुगली में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। खबरों की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी भी की गई और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों पर भी जमकर पथराव किया गया। हावड़ा हिंसा के बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पथराव किया जा रहा है और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते और अब बात करेंगे राहुल गांधी से जुड़ी अहम खबर की। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में वो याचिका दाखिल करेंगे। मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग करेंगे राहुल गांधी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। राहुल को सीजेएम कोर्ट ने हाल में ही मोदी सरनेम के मानहानि केस में सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है और आज राहुल कोर्ट में ये याचिका दाखिल कर सकते हैं। वो मानहानि मामले में दोषी जो ठहराए गए हैं उस दोष पर रोक की मांग करेंगे और दोष पर रोक लगी तभी उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकेगी। दरअसल राहुल गांधी की 2019 की मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी मामले पर सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च को उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी और इस सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो आज राहुल गांधी सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग जो है वो करेंगे यहाँ पर। तो राहुल गांधी सूरत कोर्ट में आज याचिका दाखिल करने वाले हैं। 2019 का आपराधिक ये मामला है जिसमें वो अपनी याचिका आज दाखिल करेंगे। जो मानहानि मामले में उन्हें सजा हुई है उस पर रोक की मांग राहुल गांधी आज सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करके करने वाले हैं।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 दिन के अवकाश के बाद आज भी संसद चलने की उम्मीद जो है वो कम है, क्योंकि लगातार बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। बिहार में हुए दंगे को लेकर बीजेपी भी हमलावर है और पीएम की डिग्री को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। तो आज 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर से संसद चलने की उम्मीद जो है वो कम दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है, तो वही विपक्ष भी लगातार हमलावर है। बिहार में जिस तरीके से दंगा भड़का है, उसके बाद केंद्र अर्धसैनिक बलों को भेजा गया है और वहां पर अब लगातार बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले पर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। तो देखना होगा कि जब आज 3 दिन अवकाश के बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या सुचारू रूप से चल पाएगी या फिर आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी हमलावर है, उधर आम आदमी पार्टी हमलावर है। हंगामा जो है वो लगातार बरपा है। तो 3 दिन के अवकाश के बाद आज भी संसद चलने की उम्मीद कम है। उम्मीद यही है कि जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो हंगामा तुरंत शुरू हो जाएगा। तो सदन की कार्रवाई आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। और आज भारत के दौरे पर आएंगे भूटान के राजा जिग्मे खेसर। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर है खेसर और नई दिल्ली वो आएंगे। दोनों देशों के संबंधों को विस्तार देने के लिए बातचीत करेंगे। बता दें कि भूटान के राजा पीएम मोदी और राष्ट्रपति से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। तो भूटान के राजा जिग्मे खेसर आज से 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और वो यहाँ पहले से ही घनिष्ठ द्विपक्षीय रिश्तों को खासतौर पर आर्थिक और विकास सहयोग के क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए 3 दिन का दौरा करेंगे। उनके साथ विदेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और सरकार के अधिकारी आएंगे। यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भूटान नरेश की ये यात्रा दोनों देशों में द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर देगी। बता दें कि भारत भूटान में द्विपक्षीय संबंधों का मूल ढांचा दोनों देशों के बीच 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि थी और इसमें दोनों के बीच एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न करने का आह्वान है। और इधर आज से त्रिपुरा में G20 की बैठक होने जा रही है। अगरतला में आज से ये बैठक शुरू होगी। G20 की बैठक में हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर विचार करेगी और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में शुरू होने वाली 2 दिवसीय G20 बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। बैठक हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर विचार करेगी और इस राज्य में बता दें कि राज्य इस आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है और हपनिया इंडोर प्रदर्शनी हॉल में दर्जनों सजे हुए स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल राज्य के कई जिलों के हैं जो अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। राज्य ने पैंट और सजावटी के साथ एक प्रबुद्ध पोशाक भी पहनी है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री सनातन चकमा ने चल रही तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए प्रदर्शनी हॉल का दौरा किया और कहा कि त्रिपुरा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए अच्छी तरह से यानी पूरी तरह से तैयार है। विशेष रूप से ये पहली बार है जब त्रिपुरा में इस तरह के कद की अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी प्रतिष्ठित G20 बैठक की मेजबानी की तैयारियों और गौरव के बारे में बातचीत की। दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि आज सीएम धामी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होगी। जी हां, प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा होगी और कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में सीएम धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। तो दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी और पीएम मोदी आने वाले दिनों में प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों सांसदों का जो ट्रेनिंग शिविर है वो आयोजित किया जाना है और जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बाद पड़ोसी राज्य बिहार भी सांप्रदायिक हिंसा में जल उठा। पहले सासाराम और फिर उसके बाद नालंदा और अब कुछ अन्य जिले भी सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहे हैं। बता दें कि उपद्रव फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक
50 से ज्यादा बलवाइयों को धर दबोचा है और वहीं सुशासन बाबू के सुशासन पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज राज्य के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह के सासाराम दौरे में राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार किया है। पूरे मामले पर सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। सासाराम और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा, तब वो सब नहीं, और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका। नहीं, गलत बात है, गलत, वो बात गलत बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं है। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं, और कहीं से नहीं, सरकार की तरफ से होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आश्रित कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आग काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना, ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है, तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको, और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर हिंसा हुई क्यों? दरअसल रामनवमी का वो दिन जब हिंसा की शुरुआत हुई, लेकिन अभी भी पत्थरबाजी, आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जिनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हिंसा की वजह है क्या, शुरुआत कहां से होती है। देखिए, अब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रामनवमी पर हिंसा की वजह क्या है। दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के करीब नारेबाजी के दौरान जो था वो तनाव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। तो रामनवमी पर हिंसा की क्या वजह है, समझिए। दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के करीब रुके, डीजे तेज बजाया, और जब डीजे तेज बजा तो डीजे तेज बजाने से विवाद जो था वहां पर शुरू हो गया। इसके अलावा बताएं कि जुलूस निकालने के दौरान हथियारों के प्रदर्शन से विवाद जो है वो हुआ। जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन उस दौरान हथियार थे उन सब लोगों के पास जो लोग जुलूस में शामिल थे, जुलूस निकाल रहे थे। और हिंसा के पीछे माहौल बिगाड़कर फायदा उठाने वालों का भी इसमें अहम रोल जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि हिंसा के पीछे माहौल को बिगाड़ करके फायदा किसे होगा ये सबको पता है। दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के करीब नारेबाजी के दौरान तनाव की स्थिति जो थी वो बन गई। कहां कहां हिंसा हुई वो आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हिंसा की खबरें जो है वो सामने आती हैं, और फिर इसके बाद महाराष्ट्र ने कई जगह पर ऐसी छुटपुट की हिंसा की खबरें आई। उसके बाद फिर खबर आती है गुजरात राज्य के वडोदरा से, जहां पर हिंसा हुई, वहां से खबर ये आई सामने रामनवमी के मौके पर। और महाराष्ट्र का बताया आपको हमने, गुजरात का बताया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जब ये हिंसा हुई तो ये लगातार भड़कती चली गई और इसने एक अलग ही रूप जो था वो ले लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हिंसा की खबरें सामने आई। तो कहां कहां पर रामनवमी के दिन हिंसा हुई वो सब आपको हम समझा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, वहां पर भी हिंसा की खबरें सामने आई। अब समझिए, रामनवमी पर बवाल हुआ हावड़ा पश्चिम बंगाल में, भीड़ पर पथराव और आगजनी जो थी वो यहां पर की गई जमकर। तो जो भीड़ थी उस पर पथराव किया गया, उसके बाद में जो वाहन थे उनको आग के हवाले कर दिया। देखिए, वाहनों का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो कई वाहनों को आग के हवाले किया गया, और साथ ही साथ कई दुकानें ऐसी थी जिनमें आग लगा दी गई, यानी कई दुकानों को भी फूका गया।
गया। इसके अलावा आज भी हिंसा और पथराव जो है वो वहां पर हुआ है, क्योंकि रामनवमी गुजर चुकी है, बीत चुकी है रामनवमी का दिन, लेकिन उसके बावजूद बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि रामनवमी का देखिए लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव जो था वो किया गया। रामनवमी के दिन बवाल इससे मचा क्योंकि शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव हुआ, जिसके बाद हंगामा हो गया। और जैसे ही पथराव हुआ शोभा यात्रा पर, तो पथराव के बाद हिंसा जो थी वो बहुत ज्यादा भड़क गई वहां पर, और जो लोग थे वो बेकाबू हो गए। दो समूह जो थे वो आमने सामने आ गए, सीधा उनके में टकराव होने लगा और दो समूह के बीच इस दौरान जमकर झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, हथियार दिखाए गए। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, ये जो झड़प थी वो यहीं नहीं रुकी, आगजनी में तब्दील हुई, दुकानों को फूंका गया। तो लगातार रामनवमी पर बवाल जो हुआ था वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रामनवमी पर जारी हिंसा और बवाल के बीच आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह ने नवादा से बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। उन्होंने लालू यादव पर भी तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार कभी भी लालू यादव के बेटे तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे। नवादा में अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पीएम मोदी ही दुरुस्त करेंगे और साथ ही पीएम मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और नीतीश बाबू का सपना धरा का धरा रह जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार के ताजा हालात पर हाई लेवल बैठक की है। देखिए रिपोर्ट। हिंसा का खेल, बिहार में सिस्टम फेल। सुलगता बिहार, शाह का नीतीश परवार। बिहार में रामनवमी पर शुरू हुए बवाल ने हाहाकार का शक्ल अख्तियार कर लिया। हर तरफ आगजनी, फायरिंग, बमबारी और पथराव ने अमन चैन छीन लिया है। सुलगते बिहार पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के नवादा पहुंचे। नवादा में एक रैली में उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारी सरकार बनने पर दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमारी सरकार में दंगे नहीं होते। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। नवादा की ये ऐतिहासिक भूमि पर जिस प्रकार से जर्रे जर्रे पर आप लोग दिखाई पड़ते हैं, ये बताता है कि 2024 में फिर से एक बार मोदी जी बिहार में सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही है सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं,
और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। दरअसल अमित शाह को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती पर एक प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन सासाराम में जारी हिंसा की वजह से उन्हें वहां जाने से प्रशासन ने रोक दिया। इसके बाद अमित शाह नवादा के हिसुआ में सम्राट अशोक जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। नवादा में उन्होंने करीब 22 मिनट तक एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश की महागठबंधन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि वहां लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन नवादा में शाह ने लोगों से वादा किया कि अगली बार बिहार आऊंगा तो सासाराम में सभा करूंगा। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक तीर से लालू यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगली बार फिर पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात करने वाले नीतीश कुमार का सियासी चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने जिस कदर पलटी मारी है, इससे तो यही लगता है कि वो लालू यादव के साथ भी छलावा करेंगे। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बहरहाल अमित शाह के नवादा में तेवर को देखते हुए साफ लगता है कि 2024 के रण के मद्देनजर बीजेपी नीतीश बाबू को हर हाल में घेरने में जुटी है। इसकी कमान खुद अमित शाह ने संभाल रखी है, क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद शाह की नजर बिहार की 40 सीटों पर टिकी है। नीतीश के बीजेपी से अलग होने के बाद शाह अब तक बिहार का 4 बार दौरा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।